इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में 14th सेंचुरी में रेनेसां यानी पुनर्जागरण की शुरुआत होती है या ये बदलाव धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में आते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 5 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, जिसमें आज हम देखेंगे वॉज देयर अ यूरोपियन रेनेसां इन द 14th सेंचुरी। का यूरोपियन रेनेसां जो हमारा पुनर्जागरण है इसकी शुरुआत 14th सेंचुरी से हुई या धीरे धीरे सोसाइटी में या धीरे धीरे हमारे यूरोप में ये बदलाव आ रहे थे या इसके प्राचीन समय से ही ये बदलाव आ रहे थे, ये हम इसमें देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि रेनेसां की शुरुआत हमारे इटली से होती है और धीरे धीरे यह रेनेसां पूरी सोसाइटी में फैलने लगता है। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं। कोपरनिकस, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, केपलर अपने अपने साइंटिफिक विचार, साइंटिफिक आइडिया लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटीज बनने लग रही है। पेरिस अकेडमी जैसी सोसाइटी ऐसे बन रही है और ये सारी सोसाइटीज और ऐसे स्कॉलर्स और ऐसे विद्वान और वैज्ञानिक लोग हमारी सोसाइटी में इन साइंटिफिक विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि विज्ञान सम्मत होकर लोग धर्म को समझ सकें। लोग किसी भी प्रकार से किसी भी अपने धर्म में अंधविश्वास न रखकर विश्वास किस प्रकार से रख सकें, जब वो विज्ञान को जानेंगे, किसी भी घटना को घटित हो रही उसके पीछे का कारण समझ पाएंगे, तभी लोग अपने धर्म को समझ पाएंगे, अपने धर्म का मूल स्वरूप जान पाएंगे। और भगवान और नेचर के बीच में हमने डिफरेंस देखा कि भाई भगवान ने ही नेचर को बनाया और नेचर या हमारी प्रकृति अपने आप चल रही है। इस प्रकार की हमने बातों को समझा और धीरे धीरे सोसाइटी में अब क्या आने लग रहा है, रेनेसां आने लग रहा है। लोग तार्किक हो गए हैं, पुनर्जागरण आ रहा है, लोगों के विचार मॉडर्नाइज हो रहे हैं। तो क्या 14th सेंचुरी में रेनेसां की शुरुआत होती है, पुनर्जागरण की शुरुआत होती है? देखते हैं। लेट अस नाउ रिकंसीडर द कंसेप्ट ऑफ रेनेसां। चलो कंसेप्ट ऑफ रेनेसां देखते हैं। Can we see this period as a making a sharp break with the past and the rebirth of the ideas Greek and Roman traditions? तो क्या हम इस पीरियड में देखते हैं कि इस पीरियड में जो बहुत प्राचीन समय में पास्ट में हमारा डिफरेंस होता था इसमें और जो हमारा न्यू फॉर्म है, अभी जो नया समय है, न्यू पीरियड है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस होता था? जो हमने देखा कि ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन जो हमने फिर से पुराने समय से वापस एस्टेब्लिश किए हैं, इसमें और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ करता था। क्योंकि जो प्राचीन समय था कहीं ना कहीं उसे क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ डार्कनेस, अंधकार का समय बोलते हैं। हमारे कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि भाई अंधकार का समय था। तो क्या सचमुच में इसमें और उसमें डिफरेंस था कि पुनर्जागरण की शुरुआत अभी से हुई है या पहले से पुनर्जागरण का बेस बन रहा था, पुनर्जागरण की शुरुआत हो रही थी? क्या सचमुच में इसके पहले का समय जो है वो डार्कनेस का टाइम होता था कि नहीं? जो इस प्रकार की बात करते हैं, वॉज द अर्लियर पीरियड 12th एंड 13th सेंचुरी का जो पीरियड है अ टाइम ऑफ डार्कनेस? क्या सचमुच में अंधकार का समय था? क्या उसके 14th सेंचुरी के बाद से ही क्या परिवर्तन आए हैं या पुनर्जागरण आया है? तो इस चीज पर बहुत से लोग स्कॉलर सवाल उठाने लगे, सवाल करने लगे। रिसेंट राइटर्स, जो वर्तमान के राइटर्स हैं, पीटर बर्क ऑफ इंग्लैंड हैव सजेस्टेड दैट, जो हमारे बर्काट ने, हमारे फिलोसफर हुए पहले, बर्काट या पेट्रार्क, ऐसे हमने उन अलग अलग स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा। तो इसी प्रकार से हमारे बर्काट का जो विचार था, पहले उन्होंने बोला भाई सोसाइटी में डार्कनेस वगैरह इस प्रकार से डिवीजन किया था। तो इन्होंने सवाल किया, किसने? पीटर बर्क ऑफ इंग्लैंड ने सवाल किया कि बर्काट वाज exaggerating the sharp differences between this period and one that preceded it। तो भाई जो बर्काट ने जो बात कही है, जो डिफरेंस बताया है, जो हमारा एंशिएंट पीरियड और जो हमारा न्यू वर्तमान मॉडर्न पीरियड जो है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा इसको एग्जेजरेट किया है। क्यों? इतना डिफरेंस नहीं होता था। कहीं ना कहीं पुनर्जागरण की शुरुआत पहले से ही हो रही थी, इसका बेस पहले बन चुका था। तुम अगर एकदम से बोल रहे हो कि 14th सेंचुरी में सडन चेंजेस था और यहीं से रेनेसां की शुरुआत हो जाती है, इसके पहले का टाइम पीरियड डार्कनेस का पीरियड होता है, ऐसी बातें करते हो, तो एकदम से इस प्रकार से चेंज नहीं आया है। तो पीटर बर्ग इस बात के अगेंस्ट थे, इस बात को क्वेश्चन करते हैं। बाय यूजिंग द टर्म रेनेसां, आप इसे रेनेसां बोल रहे हो, इसके पहले भी तो हुआ होगा ना कुछ घटनाएं घटित हो रही थी। विच इम्प्लाइज दैट द ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन वर रीबॉर्न एट दिस टाइम। जो ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन है, जो अभी इस समय में फिर से विकसित हो चुकी हैं, जो ग्रीक और रोमन एम्पायर हमारा हुआ करता था, उनके ही पुराने विचारों, नियम कानूनों को फिर से हमने आत्मसात किया है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेनेसां बोल रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हो उस पर सवाल उठाया किसने? पीटर बर्ग ने। एंड दैट स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट ऑफ दिस पीरियड सब्स्टिट्यूटेड द प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू ऑफ द क्रिश्चियन वन। और जो हमारा पहले प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू था उसको क्रिश्चियन वन से वर्तमान में हमने इससे उसको सपोर्ट करते हुए क्रिश्चियनिटी को फिर से हमने क्रिश्चियनिटी का सही फॉर्म हमने जाना। इस प्रकार की बातें पीटर बर्ग, जो हमारे बर्काट ने कही थी, जितनी भी बातें, उनका क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। आप जो रेनेसां बोल रहे हो, क्या इसके टाइम पीरियड के पहले रेनेसां नहीं हुआ करता था? ऐसी बातों को पीटर बर्ग क्वेश्चन करते हैं। बोथ आर्ग्यूमेंट वर एग्जेजरेटेड, दोनों की आर्ग्यूमेंट एग्जेजरेटिंग कर रही थी।
scholars in earlier centuries had been familiar with Greek and Roman cultures. जो हमारे पुराने स्कॉलर्स होते थे, पुराने बुद्धिमान या विद्वान लोग होते थे, वो इस रोमन कल्चर से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परिचित थे. एंड रिलीजन कंटिन्यू टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पीपल्स लाइफ. और धर्म जीवन, हर व्यक्ति के जीवन में धर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था. So to contrast the Renaissance as a period of dynamism and artist creativity and the Middle Ages as a period of gloom and the lack of development is an oversimplification. कहीं क्या बोला उन्होंने? जो रेनेसा पीरियड ऑफ डायनेमिज्म जो आप बोल रहे हो, आर्टिस्ट क्रिएटिविटी हो रही है, एंड द मिडिल एजेस एज अ पीरियड ऑफ ग्लूम, और मिडिल एजेस में क्या धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है. मतलब आप जो रेनेसा बोल रहे हो, रेनेसा के टाइम पीरियड के पहले आप बोल रहे हो लैक ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे शुरुआत इतना तरीके से डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन मिडिल एज के बाद जो चेंजेस आने लगते हैं उनको रेनेसा बोल रहे हो, यहीं से डेवलपमेंट होने लग रहा है. ये कहीं ना कहीं ये बात बोल रहे हो एक प्रकार से सही नहीं है. मैनी एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद द रेनेसा इन इटली कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द 12th and 13th सेंचुरी. अब बहुत से एलिमेंट ऐसे रहे हैं, आप जो रेनेसा बोल रहे हो कि भाई इसके बाद ही आ रहे हैं, मिडिल एज में इतना लैक ऑफ डेवलपमेंट है, इस प्रकार से विकास नहीं हो रहा है, उसके पहले का एज ऑफ डार्कनेस आप बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बात सही नहीं है. कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स उस समय भी विद्यमान हुआ करते थे जिन्होंने ही रेनेसा को विकास किया है. इसके टाइम पीरियड के पहले भी कोई ना कोई हिस्ट्री रही होगी, कुछ ना कुछ तो घटना घटित हो रही होगी, कुछ ना कुछ सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा होगा. ऐसी बातें को पीटरबर्ग बोलते हैं. इट हैज बीन सजेस्टेड बाय सम हिस्टोरियंस. कुछ इतिहासकार इस बात को बताते हैं दैट इन 9th सेंचुरी इन फ्रांस, 9th सेंचुरी में फ्रांस में क्या होता है, देयर हैड बीन सिमिलर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक ब्लूमिंग. वो यह बोलते हैं कि 9th सेंचुरी में लिटरेरी और आर्टिस्ट ब्लूमिंग, मतलब आर्ट का, लिटरेचर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था. कब? 9th सेंचुरी में. और आप बोलते हो कि 14th सेंचुरी में रेनेसा आ रहा है. कौन बोलते हैं? बकार्ट बोलते हैं. तो इस बात को पीटरबर्ग सपोर्ट करते हैं. कुछ इतिहासकार भी बोलते हैं कि भाई लिटरेरी और आर्टिस्टिक रिवॉल्यूशन या इस प्रकार से आर्टिस्टिक या लिटरेरी डेवलपमेंट 9th सेंचुरी में फ्रांस में पहले ही हो रहा था. कुछ उनको ऐसे ट्रेसेस मिलते हैं. तो इन बातों को बोलते हैं कि भाई आप बोलते हो कि रेनेसा 14th सेंचुरी के बाद आया था. एक प्रकार से ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है. द कल्चरल चेंजेस इन यूरोप एट द टाइम वर नॉट शेप्ड बाय द क्लासिकल सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस. जो कल्चरल चेंज आ रहा है यूरोप में, आप बोल रहे हो पूरा पूरा जो चेंज आ रहा है कहीं ना कहीं क्लासिकल सिविलाइजेशन जो हमारी होती थी, जो प्राचीन समय में हमारी रोमन सिविलाइजेशन होती थी, ग्रीस में जो सिविलाइजेशन होती थी, आप बोलते हो कि पूर्णतः उसी की वजह से हमारी सोसाइटी में फिर से चेंज आया है, कल्चरल चेंज आया है. तो एक तरह से ये बात पूरी तरह सही नहीं है. द आर्कियोलॉजिकल एंड द लिटरेरी रिकवरी ऑफ द रोमन कल्चर डिड क्रिएट अ ग्रेट एडमायरेशन ऑफ दैट सिविलाइजेशन. जो हमको अब देखो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी रिकवरी हमको प्राप्त हुई है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त हुए हमको हमारे रोमन कल्चर के, इसकी वजह से हमको हमारे सिविलाइजेशन के बारे में जानने को मिला है. इसी की वजह से हम हमारे सिविलाइजेशन को जान पाए हैं, समझ पाए हैं कहीं ना कहीं. और आप बोलते हो कि हमने एक तरह से रेनेसा ला दिया है, तो कहीं ना कहीं डिस्कवरीज के चलते ही तो रेनेसा आया है, क्योंकि हमारे पुरानी सिविलाइजेशन को जाना समझा, उसके बाद ही रेनेसा आया. और आप बोलते हो कि पूरे हम क्लासिकल सिविलाइजेशन को हमने हमारे आत्मसात कर लिया, उसको समझ लिया, और हमारी सोसाइटी में क्या आ गया है, रेनेसा आ गया है. बट टेक्नोलॉजीज एंड स्किल्स, देखो आप क्या बोलते हैं कि भाई आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी रोमन कल्चर को आया, कहीं ना कहीं इसको भी एडमायर करते हैं हम, इसकी प्रशंसा करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो क्लासिकल रोमन एम्पायर होता था, ग्रीक एम्पायर होता था, जहाँ पे उस सोसाइटी ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है रेनेसा के लिए. बट टेक्नोलॉजीज एंड स्किल्स इन एशिया हैड मूव्ड फार अहेड ऑफ व्हाट ग्रीक्स एंड रोमन्स हैड नोन. तो हम ग्रीक और रोमन लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है वो हम लोगों से ज्यादा डेवलप किसकी है? एशिया के लोगों की है. और आप बोलते हो आपके यहाँ पर रेनेसा आया है, तो भाई उनके यहाँ भी रेनेसा आपके पहले ही आ चुका है, क्योंकि उन लोगों की टेक्नोलॉजीज और स्किल्स हम लोगों से कई ज्यादा आगे रही है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई भी प्रकार का इस प्रकार से ज्ञान नहीं था यूरोप में. और ना ही उनके क्या सवाल करते हैं कि भाई आप बोलते हो रोमन और क्लासिकल एज से आपका पूरा रोमन एम्पायर का ही जो पहले जो होता था रोमन एम्पायर, आपने उन्हीं नियम कानून को, उन्हीं सभी जानकारियों को और उसी एम्पायर की नीतियों को फिर से आपने लेकर आए हैं और रेनेसा ला दिया है. तो इन बातों को हिस्टोरियंस, इतिहासकार सवाल करने लगे, स्कॉलर सवाल करने लगे. बोले कहीं ना कहीं अगर आप बोलते हो रेनेसा आपने ही लेकर आए हैं, मतलब और कहीं के एशिया वगैरह कोई दूसरे कल्चर ने या दूसरे सोसाइटी के लोगों ने या दुनिया ने और कहीं कंट्रीब्यूट नहीं किया है आपके रेनेसा में, तो ये एक प्रकार से गलत है, क्योंकि आपके पहले ही एशिया वगैरह हमसे कई ज्यादा आगे थे. क्योंकि यूरोप में जितने भी परिवर्तन आए हैं कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे आसपास एशिया, अफ्रीका, इंडिया, यहीं से तो अडॉप्ट किए हैं बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी नीतियों को समझा, तब जाके तो हमारे यहाँ क्या आया है, रेनेसा आया है. तो पूरी तरह से रेनेसा का कंट्रीब्यूशन यूरोप के लोगों के द्वारा नहीं किया गया है. मच मोर ऑफ द वर्ल्ड हैड बिकम कनेक्टेड
पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड थी। कैसे कनेक्ट हुई? एंड द न्यू टेक्निक्स ऑफ द नेविगेशन enabled people to sail much further than had been possible earlier। तो जो हमारे को रोमन एम्पायर समय इतना पॉसिबल नहीं था, धीरे धीरे नेविगेशन भी डेवलप हो गया, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे, वैज्ञानिक इन्वेंशन होने लगे, साइंटिफिक इन्वेंशन होने लगे, धीरे सोसाइटी में पूरा विश्व एक दूसरे से कनेक्ट था। इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से मतलब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का ही योगदान रहा है आपके यहाँ रेनेसा को लाने में। आप केवल आपके ही देश में रेनेसा नहीं आया है, पूरी दुनिया में ही रेनेसा आ रहा था, पूरी दुनिया ही एक साथ विकसित हो रही थी। एशिया हमसे ज्यादा डेवलप है क्योंकि इन लोगों ने देखो यूरोप में हमारे हम देखते हैं हमारे इंडिया से डेसिमल सिस्टम गया अरब लोगों के पास, और अरब से गया यूरोप के पास, उनके पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया इन क्षेत्रों में प्रिंटिंग प्रेस चल रही थी, यहाँ से प्रिंटिंग प्रेस जाकर यूरोप में गई, उनके पास खुद का सिस्टम पूरी तरह। उनको जो रेनेसा आया है, बोलते हैं कि पहले बाइबल नहीं छाप सकते थे, तो उनके पास जो प्रिंटिंग आई वो कहाँ से आई? चाइना से आई। और आप बोलते हो रेनेसा आपने अकेले लेकर आए हो, तो एक तरह से सही नहीं है। विकास पहले से चल रहा है। द एक्सपांशन ऑफ इस्लाम इन द मंगोल कंक्वेस्ट, इस्लाम एक्सपांड कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है, सभी क्षेत्रों में इस्लाम का राइज हो रहा है। मंगोल कंक्वेस्ट, चंगेज खान वगैरह हमने देखा कैसे मतलब मिलिट्री कंक्वेस्ट करते जा रहा है, क्षेत्रों को जीतते जा रहा है, और पूरा का पूरा ट्रेड नेटवर्क उसने एस्टेब्लिश कर दिया। यूरोप, एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड नेटवर्क एस्टेब्लिश कर देते हैं ये लोग, व्यापारिक रास्ता, व्यापारिक मार्ग बना देते हैं। हैड लिंक्ड एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका विद यूरोप। देखो अब चंगेज खान ऐसे युद्ध लड़ते जा रहा है, सभी क्षेत्रों को जीतते जा रहा है, और ट्रेड रूट बना देता है किस किस के बीच में? एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और पूरी दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है, रास्ता बना देता है। नॉट पॉलिटिकली बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड लर्निंग स्किल्स। और जितने भी विद्वान लोग होते थे इन्हीं मार्गों से क्या ट्रेवल करते थे, अपने कल्चर को एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को फैलाते थे, तभी तो लोगों को इन सभी तर्क सम्मत बातों का ज्ञान हुआ, विज्ञान उनको प्राप्त हुआ, अलग अलग जगह से प्राप्त हुआ, और उन्होंने उसी विज्ञान के चलते रेनेसा लेकर आए। द यूरोपियन लर्न नॉट जस्ट फ्रॉम ग्रीक्स एंड रोमन्स। जो यूरोप के लोग होते थे उन्होंने केवल ग्रीक और रोमन लोगों से ही सब कुछ नहीं सीखा, बट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम अरेबिया, फ्रॉम ईरान, फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। आप बोलते हो कि ग्रीक और रोमन से आपने केवल क्लासिकल ग्रीक और रोमन एम्पायर की पॉलिसीज को, नियमों को आपने अगर अडॉप्ट कर लिया है, तो केवल उसी वजह से रेनेसा नहीं आया है, बल्कि अलग अलग देशों से भी हमको विचारधारा, उनके आइडियाज, उनके थॉट्स हमको प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमको रेनेसा पुनर्जागरण लाने में। These depths were not acknowledged for a long time because when history of this period started to be written, देखो हमको इन सब चीज का नहीं पता था कि इंडिया ने भी कंट्रीब्यूट किया। इन लोगों के पास जितने भी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन वगैरह जो आए हैं, कहीं ना कहीं इंडिया ने भी कंट्रीब्यूट किया है, चाइना ने भी कंट्रीब्यूट किया, ये हमको जानकारी बहुत समय तक नहीं थी। लेकिन बाद में जब हिस्ट्री लिखी गई और हमको लोगों तक ये जानकारी प्राप्त हुई, तब जाके पता लगा कि भाई यूरोप में जो रेनेसा आया उसमें कंट्रीब्यूट पूरी दुनिया ने किया है, केवल यूरोप अकेले ने रेनेसा में कंट्रीब्यूट नहीं किया है। हिस्टोरियन सॉ इट फ्रॉम यूरोप सेंट्रिक व्यू। पहले यूरोप सेंट्रिक व्यू से पढ़ा जाता था कि भाई रेनेसा यहीं पे आया है, यहीं के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, लोगों के विचार अब तार्किक होने लग रहे हैं, पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में हो जाती है। लेकिन पुनर्जागरण में कंट्रीब्यूट कौन करते हैं? इंडिया, रोमन एम्पायर, सब के सब कंट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग क्षेत्र के देश के लोग। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं यूरोप रेनेसा आ रहा था। और आप रेनेसा का एक प्रकार से आपने जो व्यू दिया है वो एक प्रकार से सही नहीं है। पूरी दुनिया विकास कर रही है, पूरी दुनिया परिवर्तनशील है, धीरे धीरे दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं। एन इम्पोर्टेंट चेंज दैट डिड हैपन इन दिस पीरियड, देखो अब इस पीरियड में एक इम्पोर्टेंट चेंज क्या होता है, was that gradually the private and public spares, देखो प्राइवेट और पब्लिक इस प्रकार के कंसेप्ट आने लग रहे हैं, प्राइवेट और पब्लिक का कंसेप्ट आने लग रहा है। स्पेयर्स ऑफ द लाइफ बिगेन, भाई प्राइवेट लाइफ अलग है, पब्लिक लाइफ अलग है, इस प्रकार के कंसेप्ट भी सोसाइटी में धीरे धीरे आने लग रहा है। बिगेन टू बिकम सेपरेट। द पब्लिक स्पेयर मीन्ड, पब्लिक मतलब क्या? द एरिया ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, भाई सरकार रहेगी, राजा रहेगा, ये सब आपकी चीज को चलाएंगे। एंड ऑफ फॉर्मल रिलीजन, और जो आपका एक रिलीजन का जो मतलब जो ज्यादा व्यापक रिलीजन है, ज्यादा दूर तक फैला हुआ है, वो धर्म को मानेंगे। एंड द प्राइवेट स्पेयर इंक्लूडेड द फैमिली, और प्राइवेट स्पेयर में किसको रखा जाने लगा? भाई हम हैं, हमारा परिवार है, और हम जिस धर्म को चाहें धर्म का क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। हमारा खुद का पर्सनल धर्म होगा, हम उसका पालन करेंगे। और पब्लिक मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, गवर्नमेंट जो बातें कहेंगी उसको हम मानेंगे। तो पब्लिक और प्राइवेट में क्या होने लगा? डिफरेंशिएट होने लगा, सेपरेट कर दिया गया पब्लिक कंसेप्ट प्राइवेट कंसेप्ट को। द इंडिविजुअल्स हैज अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक रोल, और हर व्यक्ति का क्या प्राइवेट रोल भी रहता है और पब्लिक रोल रहता है। जैसे कि प्राइवेट रोल कैसे? हमको जिस भी कंपनी का मोबाइल चाहिए हम खरीद सकते हैं। और पब्लिक रोल क्या है? भाई रास्ते पे हम चल रहे हैं तो हम ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक ना करें, तो हम प्राइवेट रोल भी हमारे हैं और पब्लिक रोल भी हमारा
है। ही वॉज नॉट सिंपली अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द थ्री मेंबर। लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये थ्री ऑर्डर्स में आपने जो लोग रखे हैं, 3 ऑर्डर बनाए हैं अपनी, क्लर्जी क्लासेस, नोबिलिटी क्लासेस और पीजेंट्री क्लासेस, तो भाई हम इन लोगों में से नहीं है कि भाई आपने केवल 3 ऑर्डर बना दिए और हम एक ऑर्डर का पार्ट है। ही वॉज ऑल्सो अ पर्सन इन हिज ओन राइट। उसके स्वयं के कुछ अधिकार हैं, उसकी इंडिविजुअल लाइफ भी है। आप ऐसे 3 कैटेगरी में रख दोगे, उससे थोड़ी होगा कि भाई अपने 3 कैटेगरी में रख दिया और हम आपको टैक्स दें। क्यों दे आपको टैक्स? हमारी इंडिविजुअल लाइफ है, हमारे स्वयं के कुछ अधिकार हैं, हम खुद के जीवन को अपने स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, हम आपकी बात क्यों सुने? इस प्रकार के धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आने लगे। प्राइवेट लाइफ का कंसेप्ट आ गया है, पब्लिक लाइफ का कंसेप्ट आ गया है, सब अपने अपने रोल अपने अपने रूप से फॉलो कर रहे हैं। एन आर्टिस्ट वॉज नॉट जस्ट अ मेंबर। और देखो जो आर्टिस्ट कलाकार होते थे उस समय के, वो नॉट अ मेंबर ऑफ गिल्ड। भाई अब आप जैसे कि पहले जितने भी लोग होते थे, जितने व्यापारी का गिल्ड अलग होता था, पेंटर्स का गिल्ड अलग होता था, जो लोहे का काम कर रहे हैं उनका गिल्ड अलग होता था, उनको गिल्ड से पहचाना जाता था। लेकिन अब उनकी भी खुद की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनने लगी है कि भाई मैं पेंटर हूँ, मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मैं पिकासो हूँ, मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मुझे ऐसे किसी गिल्ड का हिस्सा बनने की आवश्यकता नहीं है। इन द 18th सेंचुरी, देखो 18th सेंचुरी में क्या होता है, दिस सेंस ऑफ इंडिविजुअल वुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ पॉलिटिकल फॉर्म। अब इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात हम कर रहे हैं, 18th सेंचुरी आने तक इसको एक पॉलिटिकल रूप में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। भाई हमारे इंडिविजुअल राइट्स हैं, हमारे खुद के अधिकार हैं, इसको बाद में पॉलिटिकल व्यू में किस प्रकार से देखा जाने लगा, इन द बिलीफ दैट इंडिविजुअल हैज इक्वल पॉलिटिकल राइट। हमको हमारे राजनीतिक अधिकार है, हर एक व्यक्ति के अपने अपने राजनीतिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पॉलिटिकल राइट। भाई हमको हमारे वोट देने का अधिकार है, क्योंकि हमारे 18th सेंचुरी में फ्रांस में भी देखते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने लगता है हमारा 1789 में, तो वहां से लोग इन सभी बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, अपने अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बोले हमको अधिकार है हमारे देश का नेता चुनने के लिए, ऐसी ऐसी प्रकार की बातें करने लगते हैं। तो यह इक्वलिटी की बातें, इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बातें पॉलिटिकल राइट्स का रूप ले लेती हैं। Another development was that different region of the Europe, और क्या विकास होते हैं, different region of Europe started to have their own separate sense of identity। देखो अब धीरे धीरे और क्या सोसाइटी में चेंज आ रहा है। अभी तो व्यक्ति अपने अपने धर्म के लिए बात कर रहा था, अब व्यक्ति अपनी अपनी भाषा के लिए भी बात करने लगा। अब हर व्यक्ति कह रहा है हमारी भाषा अलग है और हमारी भाषा के जो ग्रुप है, अब भाषा से संबंधित लोग सवाल करने लगे हैं, हमारी भाषा है, हमारी भाषा के लिए भी राइट मांगने लगे हैं, अपनी अपनी भाषा के लिए भी लोग सवाल उठाने लगे हैं। जैसे हमारे भारत में होता था, भारत आजाद हुआ था तो सबसे पहले हमारे आंध्र प्रदेश में हम उस लोगों ने सवाल उठाया कि भाई हमको हमारा आंध्र प्रदेश अलग चाहिए। तो ऐसे हमारा भारत में भी भारत डाइवर्स भले ही यूनाइट है, बट कितना डाइवर्स है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, और कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर भी हमारे भारत देश में राज्य बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती है अलग अलग राज्यों में, परंतु फिर भी भारत पूरी तरह क्या है, एक है, यूनाइट है। तो इस प्रकार से लोग अपने अपने भाषा के लिए भी सवाल उठाने लगे हैं। आप भी आज वर्तमान में अगर महाराष्ट्र से साउथ में जाएंगे तो वहाँ लोग अपनी भाषा के लिए बहुत ज्यादा वो है, लॉयल है, और अपनी भाषा के लिए भाषा को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। इतना हमारे नॉर्थ में देखने को नहीं मिलता है। यूरोप अर्लियर यूनाइटेड पार्टली बाय, देखो अब यूरोप में क्या होता है, अर्लियर यूनाइटेड पार्टली बाय रोमन एम्पायर एंड लेटर बाय लैटिन एंड क्रिश्चियनिटी। देखो अब यूरोप में पहले लोग क्या बोलते थे, भाई रोमन एम्पायर में डिवाइड था, फिर लैटिन और क्रिश्चियनिटी ऐसी सवालों पर बात करने लगे था। यूरोप वाज नाउ डिसॉल्विंग इनटू स्टेट्स। अब धीरे धीरे वो रोमन एम्पायर, लैटिन, क्रिश्चियनिटी से हटके अब धीरे धीरे राज्य बनने लग रहा है यूरोप में। हम देखते हैं अलग अलग राज्य बनने लगते हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगल, ऐसे छोटे छोटे राज्य बनने लग रहे हैं यूरोप में भी। और यूरोप में इनटू स्टेट्स एंड ईच यूनाइटेड बाय अ कॉमन लैंग्वेज, और हर व्यक्ति कॉमन लैंग्वेज से यूनाइटेड है। भाई हम ये वाली भाषा बोलते हैं, हमारा एक राज्य अलग हो गया, पोर्चुगल भाषा मतलब पुर्तगाली भाषा जो बोलते हैं वो लोग सेपरेट हो गए। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग अपने अपने राज्य बनाने लगे अपनी अपनी भाषा के आधार पर, और इस प्रकार से बनता है फिर हमारा बाद में जाकर के देखते हैं यूरोप होते हैं। और इस प्रकार से आता है रेनेसा, और रेनेसा पूरी दुनिया को, केवल यूरोप को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में परिवर्तन ला देता है, और दुनिया को एक प्रकार से जागरूक बनाता है, और मॉडर्न रिवॉल्यूशन की शुरुआत करता है। और इसी से सोसाइटी हमारी डेवलप करती है, और ह्यूमन लाइफ में भी क्या आने लगता है, डेवलपमेंट आने लगते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर सेशन। तो 14th सेंचुरी ने रेनेसा की बुनियाद रखी और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आए। यह युग था इंसान की सोच, कला और विज्ञान के पुनर्जागरण का प्रतीक। So thank you very much and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.